हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी नीट के पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट अच्छी है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड हो सकता है कि इसका एक और वीडियो आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है। इस साल भी 2025 में भी इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था। एंड इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां पे मैंने नीट के जो 2025 के पेपर के सॉल्यूशन बनाए ना, वहां पे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पे जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं और उसके पहले जो क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं ना नीट की, एंड 2026 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आना रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों को दो टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एंड एक हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन दो टॉपिक को तो बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। एंड मैं दोनों ही टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यूज बनते हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा है ना लेक्चर 4 होने वाला है। एंड लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 के अंदर भी मैंने पीवाईक्यू अलग अलग टॉपिक के डिस्कस किया। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप उनको देखिए एंड उसके बाद में यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे देखिए। तो बेसिकली कुल मिला के आप लोगों को यहाँ पे मजा आने वाला है। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। बस मेरी आप लोगों से इतना थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड अगर आप वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि आप लोग 2026 एंड 27 में जब एग्जाम देने जाओ ना नीट की, तब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा 2025 में पेपर कितना टफ आया था। मतलब जिस बंदे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स के अंदर, वही ये सारे अच्छे से पेपर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान में रखना है कि आप लोगों को आना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एंड उसके लिए आना न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर के अंदर। एंड उसके लिए पीवाईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत बार एज इट इज रिपीट होते हैं। एंड आप लोगों की कॉन्सेप्ट यहां से स्ट्रांग होती है। आप लोगों को एक आइडिया रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट एक्स वाई इज 5 मीटर। ये रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू, कितनी दर की है? 5 मीटर। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ये सॉलिड स्फीयर है। अभी मैं इसको साफ कर दूंगा। सॉलिड स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स वाई आप लोगों को एक्सिस दिख रही होगी। इसका मास कितना है? 5 kg इसका मास है। द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर की रेडियस दी है एंड यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली इसको अप्रोच करेंगे तो आपको कुछ भी टाइम इसमें नहीं लगेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन वाली कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है, तो जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लोगों को दी गई है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब आई के क्या लिखेंगे? देखो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो आई क्या होता है? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास में दो एक्सिस होनी चाहिए जो एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल हो। एंड उन दोनों के बीच में है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। एंड उनमें से, इन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस है ना कहां से पास करनी चाहिए? बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। एंड ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास। एंड ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी? आर। डी की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना हो गया? आर। तो अब देखो सिंपली हम लोग आई क्या लिख सकते हैं? आईसीएम। सॉलिड स्फीयर के लिए आईसीएम कितना होता है? मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आईसीएम। तो सॉलिड स्फीयर के लिए आईसीएम कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। प्लस डी की वैल्यू आर है तो ये कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7/5 एम आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले एक्सिस के अबाउट यहाँ पे आई निकाल लिया। एंड इसके अबाउट हमें के दिया गया है, तो चुपचाप इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? एम के स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के स्क्वायर 5/7।
तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा K √5/7। ठीक है, अब यहां पे देखो K की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो यहां पे पुट करेंगे R इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई √7 एंड यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी √5 x की वैल्यू निकल के आ जाएगी एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं यहाँ पे एंड ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2023 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। The ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and same radius। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका मास कितना है m, रेडियस कितनी है r एंड यहाँ पे भी इसका मास m है, रेडियस कितनी है r। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एंड ये हमारा हो गया यहाँ पे होलो स्फीयर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि इन दोनों की रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो बताना है, ये जो एक्सिस दी गई है इनके अबाउट। तो इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको मैं I1 बोल देता हूं, वो होता है 2/5 mr² एंड इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे mk1²। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन k1 क्या है, सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन है इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा एंड k1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी r√2/5। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे k1 की वैल्यू आ जाएगी। अब होलो स्फीयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये अगर हमने I1 माना है तो ये कितना मान लेते हैं I2। I2 कितना हो जाएगा 2/3 mr² हो जाएगा एंड इसको हम लोग क्या मान लेते हैं mk2², मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना मान लेते हैं k2। m से m कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा k2 इज इक्वल टू r√2/3। ये k1 है, ये k2 है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। k1/k2 इज इक्वल टू r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंड √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा √3/5। ये यहाँ पे रेशियो आएगा। अब देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये एनटीए ने ब्लंडर किया था, यहाँ पे उसने ऑप्शन सही नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल आंसर ये है √3/4 एंड यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है ना 2016 के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, तो हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है एंड मास m रेडियस r है, इस वाले डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है एंड इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लेते हैं is। A solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis। तो ये हमारे पास एक solid cylinder है एंड इसकी ये geometrical axis हमें यहाँ पे दी गई है एंड इसके अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना मान लिया हमने, IC, मास m है, रेडियस क्या है r। ठीक है, अब एंगुलर स्पीड यहाँ पे दी गई है, बोला है कि अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है अबाउट विथ एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। तो अगर ये स्फीयर ओमेगा से घूम रहा है तो ये कितने से घूम रहा है, यहाँ पे 2 ओमेगा से यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या पूछा, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ई स्फीयर बाई ई सिलेंडर हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि ये दोनों जो बॉडी है यहाँ पे ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं IS तो वो कितना आ जाएगा 2/5 mr² एंड अगर इसका लिखूं IC तो वो हो जाएगा mr²/2। इस वाले एक्सिस के अबाउट आप लोगों को पता होगा जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 वही किसका होता है, सिलेंडर का। अब बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है k रोटेशनल, वो कितनी होती है, हाफ I ω²। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमें क्या पता होना चाहिए, IS एंड IC पता होना चाहिए, हमें दोनों का ओमेगा पता होना चाहिए, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखें KS हमारा कितना हो जाएगा, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, तो कितना आ जाएगा हाफ I स्फीयर एंड ω² एंड KC कितना आ जाएगा हाफ I सिलेंडर एंड 2 ω², क्योंकि इसका ट्वाइस ऑफ दिस है ओमेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, KS इज इक्वल टू 2/5 mr² इंटू ω² एंड K सिलेंडर इज इक्वल टू 1/2
एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन क्या बोल देता हूं 2। तो हम लोग यहाँ पे के स्पीयर बाई के सिलेंडर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ऊपर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है ना उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो देखो 1/2 कैंसिल हो रहा है, इसको कट कर देंगे, एम आर स्क्वायर को कट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर को कट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये इससे कितना टाइम कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ रहा है 1/5। ये हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग है ना इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आपके सामने रोटेशन का क्वेश्चन आता है या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है तो आपको डायग्राम बनाना है, एंड उसके बाद में जो भी गिवन चीजें है ना वो गिवन चीजें आप लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है। उससे क्या होता है ना कि क्लैरिटी हो जाती है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया है, उसको जब आप पढ़ते हो ना उसी टाइम पे आपको एक क्लैरिटी हो जाती है। उसके बाद में आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट करना होता है। चलो इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी 2016 के अंदर पूछा गया है, एंड ये एक आना बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आना सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट भी क्या होगी, यूज होगी। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया है, ए लाइट रोड ऑफ लेंथ एल एंड हैज टू मासेस m1 एंड m2 अटैच्ड टू इट्स टू एंड्स। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक लाइट रोड बना लेते हैं। ये हमारे पास में एक लाइट रोड है, एंड यहाँ पे हमारे पास में m1 मास है, एंड ये वाला मास हम लोग कितना मान लेते हैं m2, और ये इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है यहाँ पे l। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली ये देखो, ये इनके बीच में जो ये रोड है ये तो लाइट है, मतलब इसका कोई भी मास नहीं है। यहाँ पे दो मास है m1 एंड m2। तो हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास को पास कर रहा है। अब इस सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एंड ये जो रोड है इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये सिस्टम है ना ऐसे घूम रहा है, एंड इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो इन दोनों मासेस की m1 एंड m2 की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि m1 की ये वाली जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r1 है, एंड m2 की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है r2। अब अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे हैं तो r1 एंड r2 कैसे लिख रहा है ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी। तो बेसिकली r1 जो होता है r1 होता है, अगर मुझे इस m1 से इस सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, m1 के सामने वाला मास m2 इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड R2 कितना हो जाएगा। अगर मुझे यहां से R2 की वैल्यू लिखनी है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो M2 के सामने वाला मास कितना है m1 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो क्या होगा, यहाँ पे इस सिस्टम में दो पार्टिकल है तो दोनों के मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस वाली एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या कर देंगे ऐड। तो हमारे पास क्या आएगा I1 प्लस I2। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू m1, अब देखो r1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा m2 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा m2 इंटू r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा m1 स्क्वायर l स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हम लोग m1 m2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ये वाली चीज हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, यहाँ से m2 बच जाएगा एंड यहाँ से कितना बच जाएगा m1, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है एंड ये m1 प्लस m2 है, तो यहाँ पे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में फाइनली क्या बचेगा, I इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि आप लोगों को R1 एंड R2 लिखना आना चाहिए। ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर, मुझे नहीं पता कौन से ईयर में पूछा गया, आगे मैं कवर करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तो वहां पे भी ये वाली कॉन्सेप्ट हम लोग काम में लेंगे, तो आप लोगों को ये वाली कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि किसी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग सेंट्रोमास की पोजिशन कैसे लिख सकते हैं। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एंड ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड अगर आप 2025 का पेपर देखोगे ना उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2010 के अंदर पूछा गया है। फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। तो हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस r है एंड इसका मास कितना है 9m। ठीक है, ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3 इज रिमूव्ड कॉन्सेंट्रिकली। तो हमारे पास में ये दो आप लोगों को डॉटेड डिस्क दिख रही होगी, इसकी ये वाली रेडियस ये कितनी है r/3। तो हम इसको माइनस कर देंगे, मतलब इससे रिमूव करेंगे तो हमारे पास में ये वाली स्ट्रक्चर बचेगी। एंड ये जो स्मॉल डिस्क हमारे पास में है ना, इसका मास कितना दिया है क्वेश्चन में, m दिया है, एंड इसकी रेडियस कितनी है r/3 इसकी रेडियस है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, मतलब ये निकालने के बाद में ये रिमेनिंग डिस्क बचते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, मास ये यहाँ पे डॉटेड लाइन आप लोगों को दिख रही है, वहां पे केवल मास है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब हमें एक एक्सिस जो यहां से पास कर रही है सेंटर से, एंड इस जो ये डिस्क है इसके परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक मार्कर ऐसे खड़ा कर दूं तो इस मार्कर के अलोंग यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये जो प्लेन है इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें इसके अबाउट ये रिमेनिंग डिस्क का क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके अबाउट ये रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू बतानी है कि आई की क्या वैल्यू होगी। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे इस वाले के अंदर, अगर मुझे यहाँ पे इस वाले डायग्राम में ये वाला एक्सिस बनाना है, तो ये वाला एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, ये ओरिजिनल डिस्क जिसका मास 9m है एंड इसकी रेडियस कितनी है r। तो ये एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, कुछ इस तरीके से पास कर रही है, एंड इस वाले छोटे वाले जो डिस्क है कोसेंट्रिकल है, तो इसके यहाँ से पास कर रही है कुछ इस तरीके से। तो मान लेता हूँ कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस वाले डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है I1, एंड इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I2। तो अगर मैं I1 में से I2 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर ये I निकालना है तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, ये वाला वैल्यू हो जाएगा I का। अब हम लोग यहाँ पे I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 देखो अगर एक डिस्क जो होती है, जैसे मान लो हमारे पास में ये एक डिस्क है, इस डिस्क का सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रही है एंड इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 अगर इस डिस्क का मास m रेडियस r है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9m, इसका मास r²/2, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मास कितना है m एंड इसकी रेडियस कितनी है r/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, ये इसका I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mr² ये 9 हो जाएगा, ये 3 है यहाँ पे, 9 इंटू 2, तो ये आ जाएगा mr² यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो ये I1 की वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा I आ जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 9 mr² डिवाइडेड बाई 2 माइनस mr² डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पे I कितना आ जाएगा 18, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 mr² माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा mr², तो ये आ जाएगा 80 mr² बाई 18। तो इसको सोल्व करेंगे तो 14/9 mr² एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं। तो देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहले ओरिजिनल डिस्क जो है इसमें से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास में ये वाली स्ट्रक्चर बचेगी। फिर जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, उस एक्सिस के अबाउट क्या करना है तुम्हें, इन इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब इस ओरिजिनल डिस्क में से छोटे वाले डिस्क हटा देंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी।
तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बड़ी वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर उन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में डील किया जाता है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 2004 के अंदर पूछा गया है, एंड इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 particles each of mass m gram are situated at vertices of an equilateral triangle ABC of side L। तो हमारे पास यहाँ पे ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स पे हम साइड L है, एंड यहाँ पे तीनों कॉर्नर पे यहाँ पे 3 m मास रखे हुए हैं, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन लाइन AX। तो ये AX लाइन दिख रही है, जो ट्राइंगल है इसी के प्लेन में ये AX लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोगों को यहाँ पे जो बोर्ड दिख रहा होगा, इस बोर्ड के ही प्लेन में AX लाइन है। इसके अबाउट इस सिस्टम का हमें क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना। देखो जब भी आपको इस तरीके का सिस्टम आए, बेसिकली इसको डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। एक होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो डिस्क हो गई, या फिर उसके बाद में स्पीयर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, इस टाइप के, एंड कोई भी ऐसी एक बॉडी होगी जहां पे मास कॉन्टिन्यूअस है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। एंड ये जो है ना, ये हमारा कैसा सिस्टम है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है। अब डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे मान लो अभी मुझे यहाँ पे क्या बताना है, IAX, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट I बताना है, तो मैं क्या करूंगा, ए पार्टिकल का, जो पार्टिकल ए पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, जो पार्टिकल बी पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, एंड जो पार्टिकल यहाँ पे सी पे है उसका क्या निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू mr² होता है, एंड ये जो r होता है ना, ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कौन सा है, AX, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट A जो पार्टिकल A पे रखा हुआ है उसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो ये I है हमारा, कितना हो जाएगा, 0। तो अब IAX में कौन कौन बचा, यहाँ पे IB बचा एंड IC बचा। ठीक है, अब देखो जो B पे पार्टिकल रखा उसकी तो देखो इस वाली लाइन, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं ऐसे, इस वाले लाइन से AX लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री तो है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L है। तो हमारा IB कितना हो जाएगा, ML²। IB की वैल्यू तो आ गई ML², लेकिन इस C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R परपेंडिकुलर। इस लाइन जो AX लाइन है इसकी पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L नहीं है, L नहीं है, यहाँ पे कौन सी है, ये R परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो R परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, R परपेंडिकुलर आ जाएगा L cos 60 डिग्री, एंड यहाँ पे आ जाएगा L/2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, R परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसके बाद में अगर हमें IC निकालना है, तो IC कितना हो जाएगा, MR परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज ML²/4। ये हमारा आ जाएगा ML²/4। तो अब टोटल निकालने के लिए, AX निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ML² प्लस ML²/4। तो IAX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/4 ML², एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जब डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होता है ना, तब क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एंड इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है सबसे पहले वो समझते हैं। ए सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम। हमें एक सर्कुलर डिस्क बनानी है, जैसे आप लोग यहाँ पे एक डिस्क देख सकते हैं, हमें ये डिस्क बनानी है और इसमें 2 मटेरियल यूज करने हैं। एक हमें करना है आयरन, एंड दूसरा मटेरियल जो यूज करना है हमें वो है एल्यूमिनियम। ओके, 2 मटेरियल हमें यूज करना है, so that it acquires maximum moment of inertia about geometrical axis it is possible with। and ये हमें यहाँ पे उनके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि किस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सी है भाई, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस वो है जो यहां से पास कर रही है। इसके देखो ये डिस्क जो है वो आप लोग जैसे ये वाला मान सकते हो आप लोग, ये एक डिस्क है एंड ये एक्सिस कुछ ऐसे पास कर रही है, मतलब इसके यहां से, एंड इस एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्क है वो ऐसे घूम सकती है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी डिस्क बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस वाली एक्सिस के अबाउट आई,
वो कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, इस वाली एक्सिस के अबाउट जो यहां से इस तरीके से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये वाले डिस्क जो है उसका मास हमें कितना मान लेते हैं कि इसका मास होना चाहिए m और इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए r इसकी होनी चाहिए रेडियस। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो, जो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू, ये आया कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, क्या इस डिस्क को हम लोग मान सकते हैं कि ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनी होगी। एक रिंग यहाँ पे रखी हुई है, दूसरी रिंग ऐसे रखी हुई है, थोड़ी सी और रेडियस बड़ी, फिर ये तीसरी रिंग है, फिर ये चौथी रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को रिंग दिख रही होगी, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, इस तरीके से। अगर इन रिंग्स को बहुत पास पास में ऐसे रख दिया जाए, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग थोड़ी सी रेडियस बढ़ा के ऐसे रख दिया जाए, तो हमारे पास में फाइनली एक डिस्क बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये वाली रिंग है, इस रिंग का किसी भी एक रिंग का, जैसे मान लेते हो हम लोग यहाँ पे एक ये वाली रिंग कंसिडर कर लेते हैं, किसी आर रेडियस की ये वाली रिंग कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली रिंग। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाली रिंग हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। एकदम ऐसे पूरा सर्कुलर शेप में नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएंगे हम लोग। अब इस वाली रिंग का मैं मास मान लेता हूं, कुछ भी मान लेते हैं, चलो एम डेस मास मान लेते हैं। ठीक है, एम डेस क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिंग। ये जो रिंग हमने माना है उसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिंग। अब देखो, क्या मैं मान सकता हूं कि ये पूरी डिस्क जो बनी है यहाँ पे, ये पूरी डिस्क इस टाइप की रिंग से मिलके बनी होगी। एंड हमने रिंग कहां से कहां तक रखी हुई, हमने रिंग जीरो रेडियस से लेके आर रेडियस तक हमने रिंग रखी, कि पहले एक जीरो रेडियस की रिंग रखी होगी, फिर हमने धीरे धीरे रेडियस बढ़ाई इसकी, एंड फाइनली हमने लास्ट वाली रिंग कहां पे रखी है, एकदम सरकमफ्रेंस पे रखी है। ठीक है, अब देखो इसका एम डेस मास क्या है, मास ऑफ रिंग। तो अगर मुझे इस पूरी रिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख के क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। और एडिशन का काम कौन करता है यहाँ पे फिजिक्स के अंदर, एडिशन का काम करता है इंटीग्रेशन। एडिशन का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझना, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डेस, वो हो जाएगा एम डेस एंड स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, एम डेस एंड हो जाएगा यहाँ पे एम डेस स्मॉल आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस वाली रिंग का। अब ध्यान से देखो, हमें ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये चाहिए इन रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, कौन सा वाला, एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो अब देखो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल रिंग्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल रिंग्स। एंड एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ठीक है, कितना, आई डेस, कितना है आई डेस। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं जीरो से आर तक, तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब ये आई डिस्क की जो वैल्यू है मुझे मैक्सिमम चाहिए। अगर मुझे ये आई डिस्क की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, कि मुझे ऐसी रिंग चाहिए जो आउटर सरफेस पे रखी हो और वो थोड़ी हैवी हो। मुझे ऐसी रिंग, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू है ना, तो मुझे एम, देखो एम आर स्क्वायर बाई टू, अगर ये मास ज्यादा रेडियस पे रखा होगा तो मुझे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसी रिंग होंगी, ऐसी रिंग होंगी जो ज्यादा रेडियस पे रखी होंगी, अगर मान लो मैं सेम मास की भी रिंग मान लेता हूं, अगर मेरे पास ऐसी रिंग्स होंगी जो ज्यादा रेडियस पे रखी होंगी, तो मुझे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। एंड ज्यादा रेडियस पे हैवी रिंग्स अगर रखी होंगी तो मुझे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो एफ ई एंड एल्यूमिनियम, इन दोनों में कौन हेवी होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एफ ई का जो डेंसिटी होता है वो किससे ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी से ज्यादा होता है एफ ई की डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे मान लेते हैं कि जो रिंग्स हैं, रिंग का मास अगर एम डेस है, तो अगर मैं एम डेस की वैल्यू ज्यादा लूं, जैसे मान लो आउटर रेडियस पे मैं दो रिंग रख सकता हूं, आउटर रेडियस पे मैं या तो एफ ई की रिंग रख सकता हूं या मैं एल्यूमिनियम की रिंग रख सकता हूं। लेकिन एफ की डेंसिटी ज्यादा है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा चाहिए, तो मुझे मास ज्यादा चाहिए और ये मास ज्यादा रेडियस पे रखा होना चाहिए। इसका मतलब आउटर रेडियस की जो रिंग्स होंगी, आउटर रेडियस पे जो रिंग्स होंगी वो किसकी होंगी, आयरन की, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड इनर रेडियस पे जो रिंग रखी होंगी वो किसकी रखी होंगी, एल्यूमिनियम की रिंग रखी होंगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम। तो हमने क्या किया, आउटर रेडियस पे मास भी हमने ज्यादा रख दिया और हमने इस वाले एक्सिस से उनकी डिस्टेंस जो रेडियस है वो भी बढ़ा दी।
तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। ठीक है, मतलब आउटर रिंग पे, आउटर एज पे हमें क्या रखना है, आयरन की क्या रखनी है, रिंग्स रखनी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। एंड इन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये वाला 2000 के अंदर पूछा गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम लोग ये दोनों क्वेश्चन एक साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि देखो दोनों क्वेश्चन है ना, ये सिमिलर क्वेश्चन है, सेम तरीके के क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करके इनको एक बार 2000 में पूछा गया है, एक बार 1995 के अंदर पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं, जो ट्रायंगुलर प्लेट के वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द एडजॉइनिंग डायग्राम द करेक्ट रिलेशन बिटवीन I1, I2 एंड I3। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसको क्या मानना है, एक ट्रायंगुलर प्लेट मानना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम लोग इसको एक ट्रायंगुलर प्लेट मानेंगे। ठीक है, एंड ये भी सेम ट्रायंगुलर प्लेट वाला ही है, तो इसको भी हम लोग एक ट्रायंगुलर प्लेट मान लेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि जैसे मान लो हमारे पास में ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको मैं नाम दे देता हूं ABC, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब एक एक्सिस है जो यहां से बेस से पास कर रही है। ठीक है, कहां से पास कर रही है, बेस से, इसको मैं बोल देता हूं बेस। अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो क्या, और इससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। अब इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो मास है ना वो m मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, m। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका मास m मान लिया, ये हाइट कितनी हो गई, h। तो इस बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mh²/6। ये इस बेस के अबाउट होता है। अब देखो डिपेंड करता है ना कि हम लोग बेस कैसे कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने यहां पे ये बेस माना, यहां पे इसको मान लेते हैं AC। मैंने यहां पे AC को बेस माना तो हमारा हाइट ये हो गया। अगर मैं ऐसे ही AB को बेस मान लो मैं यहां पे इसको बेस मान लेता हूं, तो अब सामने वाली जो साइड है उससे अगर मैं परपेंडिकुलर यहां पे डालूं तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा, यहां पे कुछ ऐसा आएगा, तो मेरी ये वाली हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं इसको बेस मानता हूं, BC साइड को मैं बेस मान लेता हूं, तो यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली हमारी हाइट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम जिसको बेस मान रहे हैं ना उससे परपेंडिकुलर अगर सामने वाले कॉर्नर से हम डालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मुझे I2, तो I2 मतलब मैं बेस किसको मानूंगा, 4। ध्यान से समझना, 4I2 मेरा बेस क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा BC लाइन। समझ में आ रही है, ये BC लाइन मेरा बेस हो जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस है, ये वाली AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पे H की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। ये वाली वैल्यू H हो जाएगी। तो मेरा I2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, mh²/4। मेरी बात समझ में आ रही है, mh² कितना आ जाएगा, 4। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पे H कितना आ गया, 4। तो यहां पे निकाल लेते हैं m इंटू 16/4। ये नीचे 4 हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं 4I1। तो ये वाला इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो कितना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना है, I1। एंड इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, सामने वाले जो ये वाला वर्टिक्स है उससे 3। ये कितनी है, 3। तो हमारा यहां पे बेस लाइन क्या हो जाएगा, सिंपल बेस हमारा हो जाएगा AB लाइन। मेरी बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में I1 कितना हो जाएगा, mh²/4। तो ये आ जाएगा m/4। और h² कितना हो जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे h की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3। इस वाले एक्सिस के लिए h ये वाला होगा, हाइट ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 9। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग 4I3। ठीक है, कितना आएगा, I3 के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, हमारा बेस लाइन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये AC लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AC लाइन। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखो, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 है। ये वाली कितनी है, अब ये 90 है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब ये वाला जो R परपेंडिकुलर यहां पे आएगा, जिसको मैं H बोल देता हूं, किसके लिए, AC लाइन के लिए। ठीक है, AC बेस के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला R परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या यहां पे बोल सकता हूं H लेस देन तो 3 होगा। क्यों होगा H लेस देन 3, अरे भाई इस वाले ट्राइंगल में देखो आप लोग,
इस वाले ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये तो 3 से कम ही होगी, हाइपोटेनस 3 है तो ये तो 3 से कम होगा, तो h लेस देन 3 है। इसका मतलब यहाँ पे I3 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, mh स्क्वायर बाई 4, एंड ये जो वैल्यू आएगी ये 9m/4, इससे तो कम ही आएगी, मतलब इस वाली वैल्यू से कम आएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पे, I2 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर I1 एंड फिर उसके बाद में आएगा I3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, इस ये जो ऑर्डर हमने निकाला इसके अकॉर्डिंग केवल एक ही ऑप्शन होता है यहाँ पे बी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। क्या मैं यहाँ पे आई ए बी मतलब इसके अबाउट, अगर इसके अबाउट लिख रहा हूं तो मेरा एच क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, एच कितना हो गया 3, तो आई ए बी इज इक्वल टू, इसका मास कितना मान ले सकते हैं, एम मान सकते हैं, एम एच क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 क्यूब बाई 4, 3 स्क्वायर सॉरी, एम एच स्क्वायर बाई 6 होता है ना, 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9m/4। ठीक है, आई इसके अबाउट निकाल लेते हैं, आई बी सी निकालना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, हाइट h इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, आई बी सी, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे सिंपली क्या निकालेंगे, आई बी सी इज इक्वल टू m/4 एंड 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 16m/4। फिर उसके बाद में आई ए सी निकालेंगे, मतलब इस वाली, ये वाली जो लाइन है ना, इसके अबाउट, बेस के अबाउट, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे h जो आएगा वो लेस देन 3 आएगा। ठीक है, मैंने इसमें जैसे बताया है वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये हाइपोटेनस है तो ये वाला तो h 3 से कम ही आएगा, तो यहाँ पे आई ए सी इज इक्वल टू m/4 h स्क्वायर, एंड ये लेस देन कितना आ जाएगा 9m/4। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद में ये है, एंड सबसे पीछे ये वाली है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बी सी ग्रेटर देन आई ए बी ग्रेटर देन आई ए सी, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई बी सी ग्रेटर देन आई ए बी ग्रेटर देन आई ए सी, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करते हैं। इन ए रेक्टेंगुलर एबीसीडी बीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एबी, ये हमारे पास में बीसी दिया हुआ है, एंड ये हमारे सामने क्या दिया हुआ है, एबी दिया हुआ है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अलोंग एक्सिस थ्रू, तो ये यहाँ पे एक्सिस के हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन 1993 के अंदर पूछा गया है। तो ये बेसिकली एक तरीके से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में किस तरीके से डील किया जाता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एबी जो है ना, एबी मैं इसको मान लेता हूं x, तो मेरा ये BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा यहाँ पे 2x। मेरी बात समझ में आ गई। एंड अगर मैं BC को यहाँ पे क्या मान लेता हूं, मैं BC को यहाँ पे लेंथ मान लेता हूं, और AB को यहाँ पे क्या मान लेता हूं, विड्थ मान लेता हूं, यहाँ पे क्या मान लेता हूं, विड्थ। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, एंड अगर आप लोग चाहो तो इसको L बोल दो एंड इसको W बोल दो, W मीन्स विड्थ बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हमें पूछा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम अलोंग द एक्सिस थ्रू, तो सबसे पहले तो ये बीसी एक्सिस यहां से पास कर रही है, फिर उसके बाद में बीडी, ये वाली बीडी एक्सिस आप लोगों को दिख रही होगी, डायगोनल के अलोंग जो है वो कौन सी एक्सिस हो गई, बीडी एक्सिस हो गई डायगोनल के अलोंग। फिर एच एफ ये वाली एक्सिस है, एंड फिर उसके बाद में ईजी ये वाली एक्सिस हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारे सामने एबीसीडी, इसका मास हम लोग कितना मान लेते हैं, m इसका मास मान लेते हैं। इस ट्राइंगल का मास कितना मान लिया हम लोगों ने, m। ठीक है, मान लिया m मास। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो अब ध्यान से समझना कि अगर हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन हमें तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, हमें चेक करना है कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा। तो आप लोगों को ना एक नोट समझने की जरूरत है, वो ये है कि फॉर एक यूनिफॉर्म बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम अबाउट एन एक्सिस passing through सेंटर ऑफ मास। किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अब देखो ये BC सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, BC हो गया इनकरेक्ट। लेकिन बाकी की जो 3 एक्सिस है ना, देखो HF ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, फिर उसके बाद में BD, ये BD भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, फिर उसके बाद में EG, ये वाली EG भी कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। ये तीनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ये ध्यान से देखना।
आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो कि अगर मुझे इस रोड का इस ईजी के अबाउट मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस ईजी के अबाउट, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस ईजी के अबाउट इसको आना ऐसे कंप्रेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास रोड बन जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे चिपका दिया, इसको ऐसे चिपका चिपका दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या बनेगी, एक रोड बन जाएगी। एंड उस रोड की लेंथ कितनी होगी, उस रोड की लेंथ होगी कितनी, एक्स। ये हो गया हमारा कौन सा एक्सिस, ई जी एक्सिस हो गया। ये कौन सा एक्सिस हो गया, ईजी एक्सिस हो गया। एंड ये जो रोड है इसका मास तो एम ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा मास हमने ऐसे चिपका दिया। एंड इसकी लेंथ कितनी है, एक्स। एंड किसी रोड के सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो कितना होता है, तो आई ई जी इज इक्वल टू लिख देंगे एम एक्स स्क्वायर बाई 12। रोड के लिए कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है ना, तो ये आ जाएगा ईजी के अबाउट। अब अगर मुझे यहां पे इस ई एच एफ के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसके अबाउट चाहिए, एच एफ के अबाउट मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर नीचे से आना, इसको ऐसे कंप्रेस कर दूंगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे कंप्रेस कर दूंगा। तो ऐसे कंप्रेस करूंगा तो मेरे पास में यहां पे ये जो रोड बनेगी यहां पे, इसकी लेंथ होगी 2x। ठीक है, कितनी होगी, 2x। और ये एक्सिस हमारी कौन सी हो गई, ये एक्सिस हो गई एफ एच एक्सिस हो गई। इसका मास m है, लेंथ कितनी है, 2x। तो ये भी तो एक तरीके की रोड है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एफ एच, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, m 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। सो आई एफ एच इज इक्वल टू m इंटू 4x स्क्वायर बाई 12। सो आई एफ एच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m x स्क्वायर बाई 3। ठीक है, और या आप इतना भी रख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 4mx स्क्वायर बाई 12, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये ई जी के अबाउट आ रहा है, एंड ये किसके अबाउट आ रहा है, आई एफ एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में जो ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि आई ई जी जो है वो लेस देन किससे है, आई एफ एच, इससे लेस देन है। अब हमारे पास में बच जाता है कौन, बीडी बच जाता है, मतलब ये वाली एक्सिस बच जाती है। ठीक है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है, तो किसी भी रेक्टेंगुलर के डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो होता है ये कितना हो जाएगा, बी डी। ये यहां पे कितना है, बी। तो डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/6 m एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, यहां पे एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितना है 2x, एंड डब्ल्यू कितना है x। अब वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, बी डी इज इक्वल टू m/6 इंटू एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5x स्क्वायर। सो आई बी डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m/6 एक्स स्क्वायर इंटू 4/5, ये हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं यहां पे इसकी कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो क्या इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये 2 ये 12 हो जाएगा, 1/12 m एक्स स्क्वायर इंटू 8/5 इंटू कितना आ जाएगा 8/5। अब यहां पे देख सकते हो ये वाली देखो ये एम एक्स स्क्वायर बाई 12 है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है आई बी डी, ये किससे है, आई बी डी किससे बड़ा है, आई ई जी से तो बड़ा ही है। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू देखो, ये वाला ये 1 से बड़ा है, एंड हमारा आई ई जी कितना है एम एक्स स्क्वायर बाई 12, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है। तो सबसे मिनिमम किसके अबाउट हुआ, मिनिमम किसके अबाउट हुआ, आई इजी के अबाउट हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे आ जाएगा, और हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं, एंड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसके साथ में इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अगले लेक्चर जो हमारा लेक्चर 5 होगा उसके अंदर भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड और पीवाईक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एकदम पीवाईक्यू एकदम इजी जो पीवाईक्यूज है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करूंगा, जो कि अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज हैं उस टाइप के पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप अगर पहली बार चैनल पे है तो इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर के यहाँ पे पीवाईक्यू चाहिए।